नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने रायबरेली की एक दूसरी घटना को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने पहले के पार्ट्स में ये बताया था कि मैं उन्हीं घटनाओं का जिक्र करूंगा जो किसी न किसी तरह से हमें कोई सीख देती हैं या पब्लिक को आगाह करती हैं या जिसमें कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन का काम किया गया हो। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग में क्राइम तो हर दिन का काम है, चोरी से लेके हर तरह का क्राइम हर दिन होता है और उनकी बहुत बड़ी संख्या है इस तरह के क्राइम की, और उनके बारे में हर एक क्राइम, हर छोटे बड़े क्राइम के बारे में बताना ये कठिन भी है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। एक घटना इसी तरह की थाना गदागंज है रायबरेली में, उस थाना क्षेत्र की 3 फरवरी 2014 की है। 3 फरवरी 2014 को थाना क्षेत्र के हरिमऊ गांव से गंगा घाट, गंगा के किनारे पर यह गांव है, गंगा घाट के जाने वाले रास्ते पर एक छोटा सा निर्माणाधीन मंदिर है। उस मंदिर के पास सवेरे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई दिया। गांव वालों ने इसकी सूचना थाने को दी। थाने से पुलिस आई और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो अधेड़ उम्र का 45 से 50 का, जिसका चेहरा बुरी तरह से विकृत कर दिया गया मार के, उसकी ये लाश है। और ऐसा लगता है कि उसे यहीं जहाँ उसकी लाश पड़ी है वहाँ से कोई 10 या 20 कदम दूरी पर मारा गया है, क्योंकि वहाँ पर उस व्यक्ति के छूटने, निकलने, भागने, बचाव करने के तमाम सबूत मौजूद थे। भीड़ लग गई आसपास के लोगों की, गांव के लोग आए, उन्होंने पहचानने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। थाने गांव के चौकीदार की तरफ से एक मुकदमा हत्या का कायम कराया गया थाना गदागंज में। क्राइम नंबर था 56/14, धारा थी 302 यानी हत्या। जब उसकी शव की तलाशी ली जा रही थी कि शायद कुछ उसकी पहचान का मिल जाए, तो उसमें कुछ मोबाइल नंबर कागज़ के टुकड़ों पर और एक आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड और उन नंबरों के भरोसे जो संबंधित सब इंस्पेक्टर मौके पर गए थे, उन्होंने पता किया तो इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अयास पता लगा, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद शोएब शेख। पता लिखा था उसमें हुसैन चाल, मेधवाड़ी रोड, नंबर 2 ईदगाह मैदान, जोगेश्वरी ईस्ट, मुंबई। नंबरों से धीरे धीरे इसका जिस नंबर पे फ़ोन किया गया, क्योंकि वहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन इस व्यक्ति का नहीं मिला था, पता करते करते उसकी पत्नी का पता लगा और पत्नी को सूचना दी गई कि इस तरह से उसके पति की यहाँ पर हत्या हो गई है। जब तक वो पत्नी लौट के नहीं आई, जो बाकी रूटीन का काम पुलिस का था, पंचायतनामा, उसका इंक्वेस्ट भरा गया, पोस्टमार्टम कराया गया और बॉडी को उसकी पत्नी के इंतज़ार में मॉर्चरी में रख दिया गया कि वो आएंगी तब सही सही इसकी पहचान होगी और तभी इसका अंतिम संस्कार संभव होगा। अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ तीसरे दिन मोहम्मद अयास की पत्नी थाने पर आ गई और उसने बताया कि ये मृतक ही, जो बॉडी है वो उसका पति ही है और वो वहीं मुंबई में लेडीज़ टेलर का काम करता है, महिलाओं के कपड़ा सिलने का काम मुंबई में ही करता है और ये मूल रूप से गौस बाज़ार, गया, बिहार के रहने वाले हैं। ये पूछे जाने पर कि इनका यहाँ क्या लेना देना है रायबरेली में या इस ऊंचाहार के आसपास के इलाके में, गदागंज में, यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने कहा साहब ये जो सिलाई का सीज़न है जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, सिलाई के सीज़न के बारे में भी उसने बताया कि जो त्यौहार हैं, ईद, बकरीद या शादी का जो सीज़न है, उस सीज़न के अलावा खाली रहते हैं। किसी रेडीमेड गारमेंट्स के
कि दुकान के लिए या कंपनी के लिए ये कपड़ा सिलने का काम करते थे। तो जिस समय ये समय बच जाया करता है, इनका ऑफ सीजन होता है, उस समय में ये वहाँ से चले जाते हैं दौरे पर। तो उससे पूछा गया कि ये दौरा क्या है, किस तरह का दौरा है, कोई सरकारी काम तो है नहीं। उसने कहा साहब ये कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। इसकी इन्होंने कहीं किसी जगह से बताई कि किसी स्थान से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है और उनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अगर कोई बीच में फ़ोन भी करता है तो वो डेट बता देते हैं कि फ़लाँ तारीख को मैं फ़लाँ ज़िले में जाऊंगा। और इस बार इन्होंने प्रतापगढ़ जाने के लिए बताया था और ये रायबरेली कैसे पहुँचे इसकी जानकारी उनको नहीं है। जब उसकी पत्नी आ गई और पता लगा तो फिर थोड़ी देर में ये शोर हो गया कि मुन्ना तांत्रिक, इसको मुन्ना बाबा भी कहते हैं, उसकी हत्या हो गई। बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने बताया कि ये मुन्ना तांत्रिक हैं और ये यहाँ पर इस गांव में इनका पिछले 2 साल से आना जाना है। पूछा गया भाई ये क्यों आते हैं? उनका साहब ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं और ये भूत प्रेत इनसे बहुत डरते हैं और इसी वजह से जिनको इस तरह की कोई परेशानी होती है इनको बुलाया जाता है, इनकी सेवाएं ली जाती हैं और ये भला करते हैं अपने लोगों का। शुरुआत कैसे हुई इस बात का पता करने के लिए ये पता लगा कि हरिमऊ गांव के ही एक महाराज दीन सन ऑफ दुखी प्रसाद, इनकी पहली पत्नी की मृत्यु करीब 20 वर्ष पहले हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के करीब 20 वर्ष बाद इन्होंने पुष्पा नाम की एक महिला से शादी कर ली। शादी के थोड़े दिन बाद ही पुष्पा की तबीयत खराब रहने लगी। इस सिलसिले में वो सबसे पहले गांव का आदमी अपने गांव के डॉक्टर के पास जाता है। अगर गांव बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है उसमें एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कभी कभी बीएमएस डॉक्टर बैठते हैं अगर गांव बड़ा हो, यानी मरीजों की संख्या ज़्यादा हो। और नहीं तो वहाँ पर एक डिग्री बहुत प्रचलन में है उत्तर प्रदेश में, आरएमपी नाम लिखा होगा, डॉक्टर फलां फलां आरएमपी, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब तो शायद ये इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता जब तक कि आपके पास एक वैलिड डिग्री, वैलिड कॉलेज से पास आउट होने की नहीं है। ये आरएमपी, और कभी कभी क्या 50% से अधिक केसेस में ये आरएमपी क्वैक्स होते हैं जिनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। कभी किसी डॉक्टर के कंपाउंडर हुआ करते हैं, ये कभी किसी अस्पताल में छोटा मोटा कंपाउंड्री का काम करते हैं, पट्टी लगाना, इंजेक्शन लगाना, डॉक्टर की दी हुई दवा को बताना और फिर उसको मरीज़ को देना। जब वो काम सीख जाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाना, ये छोटा मोटा काम जिसको गांव का आदमी डॉक्टरी समझता है, डॉक्टरी का पेशा, वो इतनी है काम को डॉक्टरी का पूरा पेशा मानता है और वो गांव चले जाते हैं। और इनका बड़ा टिपिकल क्लिनिक होता है। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों से संबंधित होंगे उनको पता होगा, एक कमरा होगा सामने से और उसमें हरे या नीले रंग की एक बड़े का पर्दा, चादर का पर्दा होगा लगा होगा छल्लों पे। उसमें आगे की तरफ एक मेज़ होगी, मेज़ और कुर्सी होगी, एक डॉक्टर साहब बैठे होंगे और बगल में एक अलमारी होगी। अलमारी क्या होगी? शीशे से ढकी हुई एक छोटा सा केस होगा जिसमें दवाइयों के पैकेट रखे होंगे। दरअसल इसमें जो पैकेट्स होते हैं उनमें से कोई दवाई नहीं होती, खाली दवाइयों के पैकेट को वो लगा के रखते हैं ताकि दूर से ये दिखाई पड़े कि डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर हैं और कई प्रकार की दवाइयाँ इनके पास हैं। एक कोई छोटा मोटा आदमी अपनी सहायता के लिए रखते हैं। पर्दे के पीछे ये जांच पड़ताल के लिए एक बेडनुमा थोड़ा सा ऊंचाई का लोकल बढ़ई से बनवाया हुआ, जो आपके यहाँ बड़े अस्पतालों में या बड़े डॉक्टर्स के यहाँ मरीज़ को देखने के लिए थोड़ा ऊंचा टेबल होता है ताकि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा न झुकना पड़े। चारपाई से उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और डॉक्टर उसको आसानी से अपनी आँखों से उसे करीब 12 इंच के डिस्टेंस पे देख सके, इतनी ऊंचाई का वो चारपाई सा लोकल बढ़ई का बनाया हुआ, उस पर एक गंदी सी चद्दर बिछी हुई और उस पर वो डॉक्टर मरीज़ को लिटा लेते हैं, उसकी नाड़ी देखते हैं और स्टेथोस्कोप को वहाँ स्थानीय भाषा में आला कहते हैं कि आला लगा के अगर जब तक डॉक्टर नहीं देखता तब तक ये माना नहीं जाता कि ये असली डॉक्टर है, या तब तक ये माना नहीं जाता कि डॉक्टर को सही मर्ज़ का पता लगेगा जब तक वो आला नहीं लगा देता। देखिए, स्टेथोस्कोप का जो मेन पर्पज़ होता है वो आपकी हार्ट बीट चेक करना,
आपके अगर कोई इन्फेक्शन है आपके लंग्स में, तो जो उसकी खरखराहट होती है थोरैक्स की, वो उसको रीड करता है। या अगर पीठ की तरफ अगर वो लगाते हैं तो उससे अंदाज़ लगा लेते हैं कि किस तरह की जो सांस के आने जाने के साथ किस तरह की आवाज़ होती है। उससे इसका पता लगता है कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो जितनी है लंग्स की उतनी है कि नहीं है, बुखार तो नहीं है। बीपी नापने का काम आता है। लेकिन ये जो गांव का झोला छाप डॉक्टर है, ये पब्लिक डिमांड पर या पब्लिक की मंशा के अनुरूप वो काम करता है। अगर आपके पैर में कहीं पर चोट लग गई है और सूजन है, तो ये झोला छाप डॉक्टर उस सूजन पर भी स्टेथोस्कोप अपना यानी आला लगा देगा। डॉक्टर को और मरीज को तभी सेटिस्फेक्शन होता है कि अब डॉक्टर साहब जो है उन्होंने आला लगा लिया है, उसको क्या बीमारी है वो सही सही पढ़ के बता देंगे। वो आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको दवा का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा, क्योंकि अगर कल को कोई मरीज के साथ दिक्कत हुई, कोई 19-20 बात हो गई, तो ये पता लग जाएगा साहब इसने कौन सी दवा लिखी थी, ये दवा देनी चाहिए थी कि नहीं देनी थी, मरीज को का मर्ज उसने क्या डायग्नोस किया था। ये कभी वो लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, ये दवा देते हैं सिर्फ। दवा भी जैसे रैपर में अगर उनको सिंपल पैरासीटामोल देनी है तो वो पैरासीटामोल के रैपर में दवाइयाँ नहीं देंगे, वो आपको पैरासीटामोल के रैपर से वो दवाइयाँ वो टेबलेट्स बाहर निकाल लेते हैं। और कभी कभी तो वो थोक के बाज़ार से पैरासीटामोल किलो के हिसाब से ले लेते हैं। सामान्य जो बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार अगर है या ऐसा लगता है जूड़ी का बुखार है, वो हिस्ट्री जब पूछते हैं पेशेंट से कि भाई जाड़ा लगता है उनका, हाँ साहब लगता है, कब कब लगता है उनका, साहब एक एक दिन के गैप पे लगता है, तो इतना अंदाज़ा है कि मलेरिया होगा उसको। तो क्लोरोक्विन या कुनैन की जो गोलियां होती हैं वो भी थोक में ले आते हैं, और इनको छोटे 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 डिब्बों में, ट्रांसपेरेंट नहीं होते ये डिब्बे जिसमें ये रखते हैं। और इस तरह से आपको अगर पेट दर्द की शिकायत है, कुछ उल्टी की शिकायत है, तो उसकी जो सामान्य दवाइयाँ जो परचून की दुकानों पर उपलब्ध होती हैं, बेलारगन जैसे, वो भी अलग लूज़ उसकी या तो लूज़ ले आते हैं ख़रीद के, या फिर उसके रैपर्स में ले आते हैं और उसको फाड़ के निकाल के उसे उनको वहाँ रख लेते हैं। आपको पुड़िया बनाकर वो दे देते हैं कि साहब इसको अभी ले लीजिएगा एक टेबलेट, अभी बाद में दोपहर में ये ले लीजिएगा, शाम को तीसरी ले लीजिएगा। जो और चालाक हैं वो पुड़िया में आपको टेबलेट नहीं देंगे, वो इसी टेबलेट को किसी पीसने वाली जो तमाम वैद्य लोगों के यहाँ वो जो पीसा जाता है, एक छोटा सा लोहे का या पत्थर का होता है, उससे रख के उसे वो पीस के पाउडर बना देते हैं। तो अपना इशारा ABCD का बना रखा है उन्होंने, जो आदमी उसके पास होता है वो बता देते हैं कि भाई 1 नंबर से 4 पुड़िया बना देना, 2 नंबर से 2 पुड़िया बना देना, 3 नंबर से 5 पुड़िया बना देना। तो वो लाल, हरे और सफ़ेद रंग की पुड़िया वो आपको बना दे देंगे, ताकि इस बात का कोई नामो निशान न रहे कि आपने पेशेंट को दवा कौन सी दी थी। और फिर उन्होंने कहा साहब ये सफ़ेद पुड़िया आपको 5 दिया है मैंने, इसमें आप सुबह शाम एक एक खाइएगा, और जो लाल रंग की पुड़िया है वो खाना खाने के बाद खाइएगा। इस तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन अपने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कभी जानकारी नहीं देते हैं, और क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, इसीलिए उनको क्वैक्स यानी झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। महाराज दिन ने भी यही किया। सबसे पहले वो अपने गांव के डॉक्टर के पास गया, फिर उसके बाद बात नहीं बनी हफ्ते 10 दिन, तो पास में जो PHC थी, सरकारी अस्पताल जो होता है, उसकी भी दशा आप जानते हैं, जो गांव के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि एक ही डॉक्टर होगा, और कभी कभी वहाँ भी कंपाउंडर डॉक्टर का पूरा काम करते हैं। वहाँ उसने कोशिश की, और ये क्वैक्स ऐसे होते हैं कि आपको कहीं न जाने की सलाह देंगे और कहेंगे कि चिंता न करो, ये 1 हफ्ते में या 10 दिन में ये मर्ज एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मर्ज पकड़ में आ गया है, कहते हैं मर्ज पकड़ में आ गया है, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा। और इस तरह से बेवकूफ़ बना के वो मरीजों से या उनके तीमारदारों से पैसा लेते रहते हैं। वहाँ PHC में अगर गया तो PHC वाला अगर उसके बस का है तो वो टेस्ट लिखेगा कि भाई खून का टेस्ट कराइए, फलां का टेस्ट कराइए, ढिकाना का टेस्ट कराइए, और ये अगर उसके पास पैसा है बेचारे के पास तो प्राइवेट टेस्ट कराएगा, नहीं तो मना कर देगा, तो उसे रिफ़र कर देते हैं कि आप जिला अस्पताल जाइए। जिला अस्पताल में अभी भी इतनी ईमानदारी है कि अगर आप टेस्ट कराएंगे, कुछ टेस्ट जिसमें डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा,
वो तो अस्पताल से करा देते हैं, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन बड़े टेस्ट जैसे अगर आपको एक्सरे कराना है या तो ये बाहर के लिए रेफ़र कर देते हैं। हालांकि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर एक्सरे की मशीन्स ना हों, लेकिन कभी बिजली ना आने का बहाना, कभी ख़राब हो जाने का बहाना, कभी एक्सरे की प्लेट्स का ना होना, कभी रेडियोलॉजिस्ट का उपस्थित ना होना, कभी भी बहुत अच्छे अस्पतालों को छोड़ के सरकारी अस्पतालों को ये सामान्य छोटे ज़िलों के अस्पतालों में ये बाहर से कराने के लिए कह देते हैं। गरीब आदमी ये सोचता है कि साहब इससे बढ़िया तो हमारा वही था क्वैक, जो हमारा गांव का डॉक्टर था, वो 20 रुपए में वो 5 पुड़िया दे देता है और 10 में से 5 आदमियों की तबीयत उसी पुड़िया से ठीक हो जाती है, क्योंकि उन्हें कोई बहुत मर्ज नहीं होता। मामूली सर्दी जुकाम बुखार, सीजनल फीवर, वायरल फीवर या लूज़ मोशंस, इस तरह की जो सामान्य दिक्कतें होती हैं ह्यूमन बॉडी की, उसको वो ऐसे ही वहाँ दूर कर देता है। वहाँ पर इसको भी पीएचसी गया, पीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसने एक बार में देखा कि बहुत पैसा लग गया है, काफ़ी पैसा इसका खर्च हो चुका था। तो इसको लगा कि अब यहाँ इतना पैसा दे के इलाज कराना बहुत मुश्किल है, वापस गांव चला गया। फिर वापस गांव में लोगों ने बताया कि साहब ये इसमें जो है ऐसा लगता है कि पुरानी वाली पत्नी का भूत इसको परेशान कर रहा है। वो 20 साल तुमने शादी नहीं की, लेकिन अगर उसके बाद शादी की तो पुरानी पत्नी का भूत इसको परेशान कर रहा है और इसका जीना बड़ा मुश्किल है। भूत प्रेत का नाम सुन के महाराज दिन भी तुरंत उसने जो भी उपलब्ध वहाँ पर ओझा, सोखा, वैद्य, हाकिम और इस तरह के जो हकीम या इस तरह के जो तांत्रिक होते हैं उनसे संपर्क करना शुरू किया। देखिए, ये भी गांव की माइंडसेट को समझते हैं और उनकी अपेक्षा या उनको कितना बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये उस हिसाब से काम करते हैं। 2 बड़ी कॉमन प्रैक्टिस मैंने अपनी सर्विस में देखी। जो ये गांव के ओझा लोग, जो सोखा लोग हैं, जो लोकल वहीं के रहने वाले जिनको सब लोग जानते हैं और जो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, एक तो ये करते हैं कि किसी एक चौड़े बर्तन में, थाली में या उससे बड़े परात में थोड़ा सा पानी लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और एक बड़ा लोटा या बड़ा गिलास जिसका मुंह काफ़ी भारी हो, और ये उसके भीतर दिया रख देते हैं। दिया जलाएंगे और इतना करने के लिए बड़ा भारी टिटम्मा करेंगे, ये फूल, वो नारियल, ये पत्ती, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कहाँ से इसमें कौन अवतरित होने वाला है। और उसमें बिल्कुल भाव भंगिमा बना के आँख बंद करके बुदबुदाएंगे, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे और इतनी देर तक उस दिए को उस बर्तन में जलाएंगे कि उसका जो एयर है वो डाइलेट हो जाए, यानी गर्म जब होगा तो उसमें से हवा बाहर की तरफ निकल जाएगी। और जब देख लेंगे अब ये काफ़ी गर्म हो गया, ये गिलास या लोटा हाथ से छूने लायक नहीं है, तो उसके बाद फिर कुछ मंत्र को बुदबुदा के उसको उल्टा करके उस थाली में रख देंगे जिसमें पानी भरा हुआ है। भरा हुआ नहीं, वो इतने अंदाज से करते हैं कि जितनी उस गिलास या लोटे की कैपेसिटी है पानी की, उसके हाफ कैपेसिटी, हाफ या 1/4 कैपेसिटी का ही पानी उसमें रखते हैं। उसमें फूल पत्ती चावल दुनिया भर की चीज़ें डाल देते हैं। तो जब वो उसको उलटते हैं, पानी के संपर्क में वो मेटल का लोटा या गिलास ठंडा होता है तो हवा श्रिंक करती है। तो पानी का जो बाहर थाली में पानी है वो धीरे धीरे गिलास में अपने आप भीतर जाने लगता है, क्योंकि हवा उसको सक करती है। जब भीतर की हवा ठंडी हो गई तो उस पानी को सक करेगी और उसके भीतर जाएगी। चूँकि फूल पत्तियाँ उसमें डाल के रखती हैं, तो जब लास्ट के कुछ थोड़ा सा 10 ml या 20 ml पानी रह जाएगा तो वो फूल की पंखुड़ियाँ या पत्तियाँ वो उस सुराख के पास जाके चिपकेंगी जहाँ से पानी भीतर को जा रहा है। और जैसे ही वो जाएंगी और अंतिम जो 10, 20, 50 बूंदें जानी होंगी तो उसकी आवाज़, सक करने की जो आवाज़ आती है, सुड़कने की जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ आ जाएगी। अब बाबा का काम हो गया, ओझा का, तांत्रिक का काम हो गया। वो उसको बताएगा कि देखिए ये बोल रहा है, भूत ये बोल रहा है। वो उसको इंटरप्रेट करेंगे, जैसी मर्जी हो वैसे इंटरप्रेट करें उसे, क्योंकि है तो वो पानी के सक करने में, जो सुड़कने में जो आवाज़ निकलती है उस तरह की कुछ आवाज़ निकलेगी। कम आवाज़ निकलेगी तो कहेंगे साहब ये भूत फलाने का है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर है, आप चिंता न करिए, इसको मैं उतार दूंगा। इसी तरह एक दूसरा जो दूसरे थोड़े कमज़ोर टाइप के और हैं, वो गांव के ओझा सोखा,
वो ये करते हैं कि एक कागज़ ले लेंगे, कागज़ के 10 टुकड़े कर देंगे। 10 टुकड़े करने के बाद और उसमें कह देंगे कि आप इसमें नाम लिखिए, जिन पे आपको शक है सबका नाम लिख दीजिए कि किसने ये भूत हमारे ऊपर किया है। तो अगर वो अनपढ़ है तो किसी से कह देंगे बेटा ये नाम बोल रहे हैं, किनारे ले जाके कोई सुनने ना पाए, दूसरा कोई सुन लेगा तो वो भूत इनके ऊपर आ जाएगा। कुछ इस तरह की कंडीशन बना देते हैं कि दूसरा कोई ये न जाने कि किसका किसका नाम इसमें लिखा हुआ है। और फिर वो जब ला के दे देता है तो उससे पूछ भी लेते हैं कितने लोगों का है, और कभी कभी वो पर्ची देखते भी हैं उन्हीं के सामने। उसके बाद फिर उसे मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद उसे फिर ज़मीन पर या उस पर रख देते हैं और फिर उस पर मोमबत्ती, उन्हीं जो चिट हैं उनके ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं। मोमबत्ती लगाने के लिए आप जानते हैं, मोमबत्ती को जला लीजिए और फिर उसके वैक्स को 2-4 ड्रॉप नीचे डाल दीजिए और उस पर फिर आप चिपकाएंगे, तभी मोमबत्ती खड़ी होती है। वो जानबूझ के किसी एक पर्ची पर वो डालते हैं वैक्स, कि इसी पर ये वैक्स जाए और उस पर मोमबत्ती लगाएंगे और ध्यान लगाएंगे और सारी फर्जी बातें उस समय जो कर सकते हैं वो आधे घंटे तक पूरा टिटिम्मा उसका करेंगे। करने के बाद कहेंगे कि भाई सब सारी पर्चियाँ आप बटोर लीजिए, और बटोर के ये इस बाल्टी में पानी आधा भरा हुआ है, उसमें भी वो चावल, फूल, ये वो सुपारी, लौंग, ये सब डाल के उसमें कहते हैं इसमें डाल दीजिए और इसको ऊपर से ढक दीजिए। आधे घंटे बाद सारी पर्चियाँ बैठ जाएंगी, खाली एक पर्ची इसमें तैर रही होगी, उसको खोल के आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि ये भूत किसने आपके यहाँ भेजा है। बड़ी नेचुरल सी बात है कि जिस पेपर के पीस ऑफ पेपर पे वैक्स होगा वही ऊपर आएगा, बाकी सब पानी में गल के या पानी के वेट की वजह से नीचे चले जाएंगे। इस तरह के दसियों टिटिम्मे हैं जो लोकल जो झाड़ फूँक करने वाले हैं, वो इस तरह बेवकूफ़ बना के लोगों को उनके सेंटिमेंट से खेल के और इस तरह का काम करते हैं। महाराज दिन भी इसी तरह अपने लोकल जो उसके हरिमऊ गांव के जो ओझा सोखा उपलब्ध थे उनसे बातचीत करके इवन अगल बगल के गांव के ओझा से संपर्क किया उसने, लेकिन उसे कोई बहुत कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच में ये पता लगा कि वहाँ पर मुन्ना बाबा तांत्रिक आए हुए हैं आजकल गांव के पास किसी दूसरे गांव में। उनको बुलाया जाए और वो तो बिल्कुल भूत को पकड़ के बंद कर देते हैं बोतल में, और बोतल को गाड़ देते हैं कहीं ले जाके अपने किसी जो उनके लिए सिद्ध स्थान है, और बिल्कुल भूत भाग जाता है। बुलाया गया उनको और जो भी उन्होंने पैसा 1000-2000 बाबा ने कहा वो पैसा दिया गया। उन्होंने कुछ इसी तरह का जो फर्जी काम है वो किया और बोले भूत भाग गया। लेकिन चांस की बात है कि मुन्ना बाबा तांत्रिक ने 2 बार उसके ऊपर से भूत उतारा और धीरे धीरे 1 हफ्ते 10 दिन में उस पुष्पा की यानी महाराज दिन की पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। तो अब इनका दबदबा बन गया मुन्ना खान का पूरे गांव में कि साहब ये बिल्कुल देखिए असली भूत इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने बताया कि तुम्हारी पुरानी पत्नी परेशान कर रही थी, अब मैंने उसको ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है, ये दोबारा ये कभी नहीं आएगी। और फिर वहाँ से अब उनके इस काम की इतनी शोहरत हुई कि उसके बाद से वो लगातार हर तीसरे चौथे महीने बम्बई से आते थे मुन्ना बाबा तांत्रिक, और उसके बाद जिस किसी के यहाँ थोड़ी परेशानी होती थी भूत बता के लोग उनके अपने यहाँ ले जाते थे और भूत को भगा देते थे। 10 लोगों के भूत उन्होंने इस तरह से भगाए। देखिए ये वही तांत्रिक हैं। जब आप किसी रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो ख़ासकर जनरल डिब्बे से कभी कभी जो आपके स्लीपर क्लास में ऊपर की तरफ स्टिकर लगे होते हैं कि आपकी हर समस्या का निदान, और पप्पू बाबा और राजू बाबा भूटानी, फलाने बाबा नेपाली, और नीचे 3-4 वो दिए होते हैं, टेलीफोन नंबर दिए होते हैं। जो वॉशरूम होते हैं ट्रेन के डिब्बों के उसमें ज़रूर चिपके हुए आपको इस तरह के स्टिकर मिलेंगे, और जो उसमें समस्याएं लिखी होंगी कि आप फलाने में असफल हो जाएं, आप दिवालिया हो जाएं, पैसे की कमी हो, और भूत प्रेत का आना हो, जाने क्या क्या बहुत ढेर सारी चीज़ें कि आदमी अगर मनन करता है तो उसको लगता है कि हाँ फलां की तबीयत तो ख़राब है, और कोई न कोई समस्या छोटी या बड़ी किस्म की किसी हर एक के साथ मौजूद होती है। तो वो अगर फंस गया उनके जाल में तो वो इसी तरह के बाबा हैं। और फिर बाद में ये भी पता लगा कि मुन्ना बाबा तांत्रिक के भी
स्टिकर्स जो बम्बई आने जाने वाली गाड़ियां हैं उसमें लगे रहते हैं। उसमें एक दो मोबाइल नंबर भी दिए होते हैं जो इनका कोई चेला, इनका कोई शिष्य उठाया करता है। तो ये वहाँ से ये इसका दबदबा हो गया पूरे इलाके में कि ये जो है भूत को भगा लेते हैं, बड़ा सक्सेसफुली भगा लेते हैं। इसी बीच में करीब 3 महीने के बाद पुष्पा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। जो भी गांव वालों के पास इसके नंबर उपलब्ध थे, पता लगा तो उन्होंने कहा साहब अभी यहाँ नहीं हैं, अभी वो बनारस गए हुए हैं, बनारस से 2-3 दिन में लौट के आएंगे, तब उनको बता दिया जाएगा। पता करता रहा वो महाराज दीन, तो उसको ये पता लगा कि साहब अब वो आ गए हैं गांव में, और निर्मल की पुत्री है शांति देवी, उसको भी भूत आ गया है, उसका भूत आजकल वो उतार रहे हैं। महाराज दिन उनके पास गया, उनसे विनती की कि आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से पहले ठीक हो गई थी लेकिन फिर तबीयत ख़राब हो गई है और आप चल के उसका इलाज कर दें। बाबा इस बार बोला कि 5,000 रुपये दोगे तब मैं चलूँगा, पैसा नहीं दोगे तो मैं नहीं चलूँगा। महाराज दिन रोया, गिड़गिड़ाया कि साहब मर जाएगी, दया करिए, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज इसी वजह से नहीं करा पाए कि हम जो टेस्ट 1,000-2,000 के थे वो नहीं करा सकते थे, और अगर ऐसे आप कहेंगे तो उसने स्पष्ट कहा सब गांव वालों के सामने कि तुम्हारी बीवी मरे या जिंदा रहे, तुम 5,000 रुपये नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। जब उसकी पत्नी वहाँ आई थी, लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, उनका साहब एक तो उसके अंदर चारित्रिक दोष बहुत था मुन्ना खान पे, दूसरे उसका इतना दबदबा हो गया था इलाके में, इतनी उसकी शोहरत आम ऐसी हो गई थी कि बाबा जिस पे प्रसन्न रहें उसके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं, और जिस पर नाराज़ हो गए उसको बर्बाद कर देते हैं। दूसरी बात उसके बारे में कि साहब जितने पैसे में, जितना पैसा बाबा के मुंह से निकला, अगर उतना पैसा या आने जाने का टिकट या कहीं रुकने का किराया ये अगर उसने नहीं दिया तो जो भूत वो भगा के अपने साथ ले जाते हैं उस भूत को वापस दोबारा वहीं पर छोड़ देते हैं और आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए पहले ही तय कर लेता है कि बाबा हम इतना दे पाएंगे। जब बाबा अपना सिर हिलाते हैं कि चलो ठीक है इतने में हम तुम्हारा काम कर देंगे, तभी बाबा उसका इलाज, तभी लोग उसका इलाज कराते थे और एक पैसे का उधार उस पर नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर 10 रुपये भी कम देंगे तो ये फिर से छोड़ के चला जाएगा, फिर मेरा ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ये अभी भी ये हमारी सोसाइटी में, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2013-14 की बात है, आज से कोई 5-6 साल पहले, और आज भी गांव देहात के परिवेश में कमोबेश यही हालत है। लोग इसी तरह से अपने लोगों का इलाज, अपने लोगों के बारे में जो रेमेडी सीख करते हैं वो इसी तरह से सीख करते हैं। वो तो ये पता लगा कि साहब जैसे किसी के यहाँ किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उन्होंने कहा कि बाबा हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे यहाँ ही रुक जाइए, और जहाँ जहाँ रुका उसने वहाँ महिलाओं के साथ उसने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, हफ्तों हफ्तों 10-10 दिन रुका करता था, इसलिए उसकी आम शोहरत बहुत ख़राब थी इस मामले में और पैसों के मामले में। जब उसने कहा कि साहब इतना पैसा नहीं है, तो उनका जब इंतज़ाम हो जाएगा तब ले आना, उनका साहब तब तक तो मर जाएगी, उन्होंने कहा मर जाने दो, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। महाराज दीन एकदम गुस्से में आ गया, उसने कहा कि इसको मरना होगा, हमारी पत्नी को तो मरी जाएगी, हम इसको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बाबा पैसे के लालच में इसका इलाज नहीं कर रहा है, बेहतर तो ये है कि इसको यहाँ से इसको रास्ते से हटाया जाए या इसको सबक सिखाया जाए। बाबा जिसके यहाँ रुके हुए थे वहाँ से उसी घाट पे, गंगा के किनारे शौच के लिए बाहर जाया करते थे रात में। महाराज दीन ने देख लिया कि ये लगभग रोज़ इसी रास्ते से शौच के लिए जाता है उधर, तो वहीं पर वो लाठी लेके रात में बैठ गया। बाबा अपने टाइम से शौच के लिए बाहर निकले और महाराज दीन ने पीछे से अपनी लाठी से भरपूर वार उनके सिर पे किया, जिससे वो गिर पड़े। उसके बाद ताबड़तोड़ 20 लाठियाँ उसके चेहरे पर, सिर पर मारी, उसके तब तक मारी जब तक उसे इत्मीनान नहीं हो गया कि ये मर गया है। इसके बाद उसकी लाश को पैर से खींच के आगे गंगा जी तक ले जाने की कोशिश की उसने कि नदी में फेंक दें, कभी पता नहीं लगेगा, लेकिन इसी बीच में कहीं से एक ट्रॉली वाला ट्रैक्टर आ गया और जिसकी लाइट पड़ने लगी दूर से, तो ये सोच के कि ये नज़दीक आएगा तो हो सकता है लाइट में मैं पहचान लिया जाऊं, महाराज दीन वहाँ से भाग गया।
इसी बीच में शौच के लिए ही वहाँ पर गांव के ही देवनाथ की पत्नी बिछावती भी आई हुई थी और उसने बाबा को ये पूरा कृत्य करते हुए देख लिया था कि बाबा किस तरह से उसने पीछे से लाठी मारी और फिर कैसे उसको मार मार के उसे मार ही दिया। तो ये बात जब खुल गई, बाबा को मारने वाले महाराज दिन की तलाश शुरू हुई और अंत में 7 फरवरी 2014 को ये तांत्रिक बाबा मुन्ना खान इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप भी ऐसे तांत्रिकों से, ऐसे ओझा से, ऐसे झोला छाप डॉक्टर से, क्वैक से सावधान रहें। ये आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं और आपको कभी सही राय नहीं दे सकते हैं। अगली जो क्राइम की अगली बात जो मेरे समय में मेरे सामने घटित हुई थी, उसके बारे में मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। 7 फरवरी को ही जब ये पकड़ा गया था, चूँकि इसकी बहुत दहशत थी इलाके में, तो मैंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और आप रायबरेली में, और आप इस सिलसिले में अगर चाहें तो नेट पे आपको डिटेल मिल जाएगी, कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, या मेरे जो उस समय का रायबरेली का पेज, फेसबुक नया नया शुरू हुआ था, हम लोग को बहुत शौक़ था कि रोज़ अपना जो कुछ भी करते हैं वो ऑफिशियल एक पेज था एसपी रायबरेली का, तो उससे उसमें ये पेपर की कटिंग्स पोस्ट कर दिया करते थे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। कल किसी ने कमेंट में लिखा है कि कालिका सिंह हत्याकांड के बारे में फ़लाँ तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फ़लाँ हुई थी, आपकी एसपी रायबरेली की फ़ेसबुक आईडी पर उन्होंने ये पढ़ा था। तो आप ये देख, उस समय इसका बहुत हल्ला हुआ था इस मुन्ना तांत्रिक के मारे जाने का, क्योंकि इसकी जो स्टिकर्स थे बहुत ढेर सारी रेलगाड़ियों में भी चिपके रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।